सारी स्लाइडें बीच में से स्किप कर देनी है, जहां मैं पहुंचा हूं वहां तक पहुंचना है। वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड्स, लिखो इसको, आप अपनी कॉपी में लिखो जी, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। जी लिख लिया सबने बेटा ये? यस सर। अच्छा, और इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि जी ये बॉन्ड वैल्यूएशन है। बॉन्ड वैल्यूएशन, इसको करने का तरीका क्या होता है और बॉन्ड को वैल्यू कैसे करते हैं, क्या तरीकेकार इसमें होता है, वो हमने पढ़ना है। ये 3 की प्रोसेस अच्छा बेटा, ये उसने दिया हुआ है आपको, और जो उसने आपको दिया बेटे वो क्या क्या दिया हुआ है? वो उसने दिया हुआ है आपके पास, ये की प्रोसेस है, कैश फ्लो, टाइमिंग, मेजर ऑफ रिस्क विच डिटरमिन द रिक्वायर्ड रिटर्न। चलो गुड हो गया। अब हमने इसमें करना क्या है, डिटेल में इसको हम नहीं पढ़ते, हमने जो करने वाले काम है बस उसको करते हैं। ये वैल्यूएशन मॉडल होता है कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है अपने बॉन्ड की, और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी से मदद ली गई है। ये मॉडल है बेटा आपके पास, V नोट इज इक्वल टू कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 2 और कैश फ्लो n, यानी कि जितने भी सारे कैश फ्लोज हो, डिवाइड कर देंगे, डिस्काउंट करेंगे हम 1 प्लस आर, जो मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न होता है, हमारा रेट ऑफ रिटर्न होता है, वो आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये है मेरा, ये आपके पास आ गया 1 प्लस आर, ये फार्मूला इसने दिया है। अब हम एक एग्जाम्पल अपने खुद बनाएंगे और बॉन्ड वैल्यू करना सीखेंगे, रादर के हम बुक को फॉलो करते थे। जब आप बॉन्ड वैल्यूएशन के मॉडल को, इसके कॉन्सेप्ट को बेटा अच्छे से समझ जाओगे, फिर मैं बुक के क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को लेकर जाऊंगा। तो आज भी हमने बॉन्ड वैल्यूएशन को समझना है बेटे, और कल भी हमने बॉन्ड वैल्यूएशन को समझना है। चलो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसको करेंगे अपना स्किप, और अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ बेटे। चलो आज जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं वो लिखते जाओ। चलो जी, पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू ₹100। बेटे लिख लिया? जी गुड, ये रोल नंबर 12 ने बड़ा अच्छा काम किया, ये एरो देते गए, अच्छी बात है। अच्छा बेटा ये आ गया, उसके बाद आ जो कूपन रेट आपने लिखना है बेटे, एक मिनट है जो मेरे बच्चों, ये लिखोगे आप यहाँ पे कूपन रेट इज इक्वल टू 10%। ये देखो एरो से आप लोगों को आसानी दे रहा है बच्चा, इससे कहते हैं रास्ता चलने से खत्म हो जाता है। उसके बाद देखो बेटा कूपन रेट भी मिल गया, मेच्योरिटी, बॉन्ड की मेच्योरिटी, कितने अरसे बाद ये मेच्योर हो जाएगा, इसका मतलब कितने अरसे बाद ये बॉन्ड के जो पैसे उधार लिए थे कंपनी में वो वापस हो जाएंगे। हम कहते हैं कि जी वो है 3 साल, 3 इयर्स में ये मेच्योर हो जाएगा। और आपका जो रिक्वायर्ड रिटर्न है, RR रिक्वायर्ड रिटर्न है बेटा, हम कहते हैं ये भी 10% है। अब इसमें आपने एक बात याद रखी, कूपन रेट जरूरी है कैश फ्लोस कैलकुलेट करने के लिए, रिक्वायर्ड रिटर्न जरूरी है डिस्काउंटिंग करने के लिए। लिखो इस बात को,
Coupon rate is essential for the calculation of cash flows, yearly cash flows, semi-annually cash flows. Required rate of return is essential for the calculation of discounting. वो दोबारा बोलिएगा coupon rate is essential for As coupon rate is essential for the calculation for the cash flows. Required rate is important for the discounting. Required rate से मुराद ये है कि आपने ये समझा कंपनी में जो रिस्क है कंपनी के रिस्क के हवाले से और रिस्क फ्री रेट के हवाले से 10% जो कंपनी दे रही है ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी 10% बन जाएगा। पेपर में आपको ये सारा डाटा दिया जाएगा, पार वैल्यू भी दी जाएगी बच्चों, कूपन रेट भी दिया जाएगा, मैच्योरिटी पीरियड भी दिया जाएगा और रिक्वायर्ड रिटर्न भी दिया जाएगा। जी क्वेश्चन लिख लिया बच्चों ये? सर कूपन रेट और इंटरेस्ट रेट दोनों अलग-अलग चीजें हैं। कूपन रेट और इंटरेस्ट रेट एक ही बात है। एक ही बात है। हाँ, बस वो हम इसलिए कूपन रेट कर देते हैं, हमें पता लग जाता है ये किसी सिक्योरिटी के ऊपर है। अच्छा सिक्योरिटीज के ऊपर, ठीक ठीक। इंटरेस्ट रेट तो सर और दूसरी चीजों पे भी हो सकता है। सिक्योरिटीज के ऊपर है और वो सिक्योरिटी डेट सिक्योरिटी है। डेट सिक्योरिटी, ओके। चलो चलो अब इसको हम ये लिख लिया बेटा क्वेश्चन? यस सर। चलो अब हम इसको जो है अल्लाह आपका भला करे सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है हमने इसे। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, टाइम लाइन हम बनाते हैं बेटा। ये है आज, ये है 1 साल बाद, ये है 2 साल बाद, ये है 3 साल बाद। बताओ अगर मैं आज इसे खरीदता हूं तो क्या होगा? फर्ज करें मैं इसे 100 रुपए पे खरीदता हूं तो क्या होगा बेटा? मेरा 100 रुपए का आउटफ्लो हो जाएगा, ऐसे ही बेटे? आज की तारीख में मेरे 100 रुपए आउटफ्लो हो जाएंगे इसको खरीदने के लिए। 1 साल बाद क्या होगा? मुझे कुछ मिलेगा? यस सर। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, इस पे इंटरेस्ट 10 रुपए मुझे मिल जाएंगे, ऐसे ही बेटे? यस सर। दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल से जो अभी टोटल अमाउंट होगी ना 110 रुपए, फिर उस पे यानी कि इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, 110 पे नहीं मिलेगा। दूसरे साल भी 10 पे मिलेगा, तीसरे साल भी 10 मिलेगा और जमा जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपए वो भी वापस आ जाएंगे। 3 साल का टाइम पीरियड है ना। इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलेगा जमा सबमिट होगी? प्रिंसिपल पे तो नहीं मिल रहा, कंपाउंडिंग में मिल रहा है। सॉरी वही कंपाउंडेड में, सॉरी कंपाउंडिंग में मिल रहा है। कैसे समझाऊं? कैसे? थोड़ा सा बताएं। मैं बता देता हूँ। चलो जी, सबसे पहले हम एक काम करते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? राइट डाउन कर लिया सबने बेटे? बाकी बच्चे भी तो बोलो। यस सर कर लिया। और ये बात समझ में आ गई? पहले साल में 10 रुपए मिलेंगे, दूसरे साल भी 10 रुपए मिलेंगे, तीसरे साल भी 10 रुपए और जमा 100 रुपए मुझे वापस मिल जाएंगे। के साथ 10 रुपीज वाली ये बात समझ नहीं आई। हाँ, ये मैं समझाता हूँ फैसल बेटे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा हिट हुआ हूँ फिजिकल क्लासेस से, क्योंकि मैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी पढ़ाने वाला हूँ। तो अब इसमें कोशिश करते हैं आपको समझ आ जाए कि ये गेम क्या हुई है। चलो कोशिश करते हैं, पहले जो हमने फार्मूला सीखा है उसके हिसाब से चलते हैं। चलो बेटा, ये हमें 1 साल बाद मिलेगा, इसको आज मिलाना है। ये हमें 2 साल बाद मिलेगा, इसको भी आज मिलाना है। हमें 3 साल बाद मिलेगा बेटा, इसको भी आज मिलाना है। और ये भी हमें 3 साल बाद मिलेगा, ये भी आज मिलाना है। ये आपको समझ में आ गई बात? ये सबको प्रेजेंट मिलाना है, ये बात समझ में आ गई बेटा? है वैसे कॉन्सेप्ट समझने हैं जो आप बात बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लेके आना है इसको पहले साल में, वो तो बात चलो समझ आ रही है।
हाँ, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? यानी ये तो आप बता रहे थे ना कि इस तरीके से आनी है। नहीं, बस आपको जो करा रहा हूँ वो समझ में आता जा रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड में आएगा। जी जी, उतना तो पता लग रहा है। अच्छा, अब आपने देखा था उस फार्मूले में क्या था? आपने कहा था V नोट इज इक्वल टू CF1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R, ऐसी था बेटा? जी सर। CF2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R का स्क्वायर, यही था मेरे बच्चे? यस सर। Yes, sir. बस हमारा सिर्फ 3 साल तक है, तो यहाँ पे आएगा CF3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R का क्यूब। ये यहाँ तक समझ में आ गया मैं, है ना? यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ मेरे बच्चों कि CF1 मेरे पास कितने रुपए है? CF1 एक साल बाद कितने कैश फ्लो मिल जाएगा? 110। ना, एक साल बाद 10 पे मिलेगा। 110 क्यों मिलेगा? 10 रुपए सर, इंटरेस्ट मिलेगा ना? इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरे साल के बाद फिर 10 पे मिल जाएंगे, जी सर। ऐसे ही बेटा? ओके तीसरे साल, हाँ, और तीसरे साल के बाद फिर 10 पे मिलेंगे और 100 प्लस हो जाएगा। हाँ जी, प्लस मुझे 100 भी मिलेगा। जी सर। तो ये आ जाएगा डिस्काउंट 1 प्लस 10%। 10% रिक्वायर्ड रिटर्न है ना? जी सर 10% है। ये भी आ जाएगा 1 प्लस 10% बेटे, लेकिन स्क्वायर के साथ 2 साल बाद पैसे मिलने, डिस्काउंट करने के लिए स्क्वायर लगाना पड़ता है, याद है आपको? सिर्फ देखते नहीं जाओ तो- अभी बस। सही बात है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यूज लिख रहे हैं ना। हाँ, सिर्फ इंटरेस्ट की वैल्यू लिखने हैं मेरे बच्चे। तेरे सारी बातें क्लियर करूंगा, टेंशन ना ले, फिक्र ना कर, ओके। ठीक है? रोना नहीं शुरू कर देना, वैसे ही घर में बैठे हो कहेंगे मेरे बच्चे को क्या टीचर ने करा दिया। मैंने सर शांति का पास है ना, आपको पता। अच्छा, चलो चल मेरे बेटा, 1 प्लस 10%, सिर्फ कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, उसके बाद कॉन्सेप्ट में लेके जाऊंगा बच्चों। प्लस 10, ये 3 साल बाद मिलेंगे। यहाँ जी, यहाँ तक नोट कर लिए? जी सर। जी, यहां पर किसी ने पूछना होगा सर ये एंड में जाके दोनों की पावर 3 क्यों है? कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो बेटा। जी ये सर। भी हमें 3 साल बाद मिलेगा, ये भी 3 साल बाद मिलेगा, क्योंकि मैं तीसरे साल जब जाऊंगा ना उनके पास, वो कहेंगे जी ले 10 रुपए इंटरेस्ट, मैं कहूंगा थैंक यू, और जी वो 100 रुपए भी मुझे वापस दे दे जो मैंने आपको उधार दिए थे, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। समझ में आ गई बात ये? जी सर, ओके हो गया। ओके हो गया। अच्छा, अब ये नोट कर लिया आपने यहाँ तक? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी मेरे बेटे पूछो। सर ये हमने 110 के साथ नहीं, 110 को हम क्या नहीं कर सकते? 110 हमने साथ में क्यों नहीं लिखा? 10 अलग और 100 को अलग क्यों लिखा है? हाँ, तीसरे साल में जाके हम 110 भी तो लिख सकते थे। एग्जैक्टली और यहाँ हम होते ना अपने टीचर से, पता कैसे सवाल करते हैं? चलो आपको अदब भी सिखाते हैं, मतलब ये कि अदब ही है, ये भी अदब है कि जैसे आपको आता था। हम यूं सवाल करते कि सर जी सर, कि 110 लिखने से भी वही चीज आ रही है जो लैदा लैदा करके आ रही है, लेकिन आपने से लैदा लैदा लिखा है, तो कोई तो वजह है। तो आसानी फरमा दे कि ये जो मेरे जहन में सवाल आया है इसका जवाब मुझे मिल जाए। तो मतलब ये कि हर एक का अपना एक तरीकेकार होता है। मैं ऐसे सवाल किया करता था हमेशा, या ऐसे सवाल करता हूँ, बच्चों से भी ऐसे सवाल करता हूँ। जी सर, आइंदा हम भी ऐसे करेंगे। ठीक है कि सर जी सर। आपने किया है। देखो मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर करता हूँ बेटा। जी सर। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लोगों को बताते थे, और कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी होती थी जहां पे कहते थे यहाँ क्या होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था, तरीका जी सर। सिखाया था उन्होंने लोगों को इल्म देने का, कि जो अपने से नीचे तालिब इल्म होते हैं उनको भी पूछना चाहिए, हाँ भाई यहाँ क्या होना चाहिए, आप क्या कहते हो? तो वो सही जवाब दे देना तो उसकी पजीराई होती है, वाह बिल्कुल ठीक कहा है। तो इससे फायदा ये होता है कि तालिब इल्म को
सिखाने वाले से जो होती है एक उसका अदब दिल में दाखिल हो जाता है। तो सिखाने के जी। दो तरीके कि उनसे पूछा भी जाए, उनको बताया भी जाए और जी सर। उनसे पूछा भी जाए। तो खैर ये जी एक जब फिजिकल क्लासेस होती ना बेटा तो बड़ा कुछ सिखा जाता मैं आप लोगों को। अच्छा चलो जी सर। खैर, अब ये आपका सवाल बड़ा काबिले गौर था और मैं ये चाहता था कि कोई इस सवाल की तरफ आए कि कोई पूछे तो सही कि सर ये कंबाइन भी तो किया जा सकता है। तो जी सर। ठीक है, जी तो सर। आपका नाम क्या बेटा? फरहत। ओहो जी.आर. साहब तो खुद है। तो बेटे जी आप सर। सवाल काबिले गौर था और आप ये जो मैं चाहता था कि ये मुझसे पूछेंगे सर अलग-अलग लिखने का क्या जरूरत पेश आ गई, तो इस बारे में सानी फरमाए। तो वो जी अब सर। इसके बाद 2 स्टेप आएंगे, उस वक्त चलकर आपको पता लगेगा अच्छा सर ने इसलिए अलग लिख कर दिया था। जी सर। ठीक है, तो जी ठीक। यहाँ तक नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने? जी सर कर लिया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जो है आप लोग बच्चों, मुझे अब आपने ये बताना है कि ये जो हमारे पास है इसको मैं लेके जा रहा हूं ऊपर। तो ये जो हमारे पास है बेटे, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? बच्चों बताना मुझे, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 1.1? ये वाला पहला केस जो है। यस सर। यस ठीक सर है? लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि 10% 0.1 होगा, 1 में ऐड होगा 1.1 बन जाएगा। अब इस केस में आओ, इसमें हम लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर। जी मेरे बेटे। जी सर लिख इस सकते हैं। इस जरूर केस सर, में क्यों नहीं। 10 डिवाइडेड बाय 1.1 का क्यूब लिखा जाएगा और प्लस जी सर। 100 डिवाइडेड बाय 1.1 का क्यूब लिखा जाएगा। चलो यहाँ तक नोट कर लिया बच्चों? जी सर। तो अब मुझे अब आप लोग एक बात बताओ, बड़े रिलैक्स होके बड़े ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूं। चलो अब मुझे बताओ बेटा, इसकी कैलकुलेशन बताओ सर। 10 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू जी मेरे 9.09 9.09 सर। 9.09 आगे बेटे, ठीक हो गया, प्लस 8.26 और 8.26 ठीक हो गया मेरे बच्चों। 7.513 7.51 तक चलो कर लेते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट तो आगे ये 75.13 75.13। अब इन सब का सम करो तो देखना 100 आ जाएगा। यस सर 99.99 हाँ 100 आ गया ना बेटा। अब वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड की डेफिनेशन लिखो। वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड या बॉन्ड वैल्यूएशन इज इक्वल टू वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड या बॉन्ड वैल्यूएशन इज इक्वल टू, लिख ले बेटा यहां तक, जी सर। sum of the present value of all future cash flows। दोबारा बोलता हूं, bond valuation is the present value is the sum of the present value of all future cash flows। क्या ऐसा नहीं हुआ? गौर करो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की और इसकी की। क्या ये सब फ्यूचर में नहीं मिलने थे? जी सर बिल्कुल राइट। इनके दरमियान सम का निशान है? जी सर। यस सर और ये सब प्रेजेंट वैल्यू में तब्दील हो गए। जी सर। तो हम कह सकते हैं ना कि बॉन्ड वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल सम future value is equal to sum of the present values of all future cash flows। समझ में आ गई बात बेटा? जी सर राइट। अच्छा अब आओ फैसल बेटा कंपाउंडिंग की तरफ आ जाए। अब हम कंपाउंडिंग की तरफ फैसल, यस सर। ये 100 रुपीज आप लेकर आए, सब बच्चे गौर से सुनेंगे।
क्या ये इन सब का सम नहीं है? जी सर, राइट। जी मेरे बेटे फैसल, ऐसे ही बचे। जी सर। अगर ये इन सब का फम है तो सम है, तो अब देखो होता क्या है। होता ये है कि ये आज में आ गया, ये भी प्रेजेंट 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 में आ गया, ऐसे ही बेटा। यस सर, प्रेजेंट वैल्यू है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आज में 9.09 है। आज ये कैश फ्लो था, उसकी वैल्यू जो है वो 8.26 है। एक और है, आज में हम कैश फ्लो लाए, उसकी वैल्यू 7.51 है। जी बेटे शाबाश। और एक और कैश फ्लो था बेटा, वो 75.13 था। इन सबको आज में हम ले आए। इस 100 का ये ब्रेकअप है। ठीक होगी बात ये इस 100 का ब्रेकअप है। ये बात समझ में आती है? जी सर। यस सर। समझ में आ गई, शाबाश। ये आपने बैंक को ये 100 रुपए इस तरह नहीं दिए, कंपनी को 100 रुपए इस तरह नहीं दिए, कंपनी को 100 रुपए इस तरह दे दिए। ये लो भी 9.09, ये लो भी 8.26, ये लो जी 7.51, ये लो जी 75.13 दे दिया आपने कंपनी को। जी सर। जी सर। अच्छा, अब उसके बाद देखो क्या होगा मेरे बेटे। चलो उसके बाद देखो बेटे होगा क्या। होगा ये जो आपको कंपाउंडिंग में बता रहा था, ये 9.09 ये कैसे आया था आपको याद है कुछ? 10 डिवाइडेड बाय 1.1 करके। जी सर। तो एक साल जब गुजर जाएगा तो इसके ऊपर 1.1 कंपाउंडिंग हो जाएगी बेटा, तो 10 बन जाएगा। सर दोबारा बताइएगा क्या आपने कहा? ये देखो आपने 9.09 उसको दे दिया यस जी सर। सर, दे दिया। उसने पूरे साल इसको भी इस्तेमाल किया, इसको भी किया, इसको भी किया और इसको भी किया, ऐसी ना बेटा। यस सर। एक साल बाद उसने तो आपको 10% देना है 100 रुपए पे। वो ये जो 9.09 है ये 10 बन चुका होगा एक साल बाद। ये देख लो ये हुआ है। राउंड ऑफ करके तमाम कर रहा हूं। राउंड ऑफ करके कर रहा हूँ ना, वैसे तो आ रहा होगा 9.9999 इस तरह आ रहा होगा। जी 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 जी। एक साल बाद 10 बन जाएगा। अच्छा, ये 2 साल बाद 10 बन जाएगा। ये आपका मेरे बेटे 3 साल बाद। ये 3 साल बाद 10 बन जाएगा। और ये तीसरे साल बाद ये भी तो उसने इस्तेमाल किया हुआ है, ये 100 बन जाएगा। जी सर। हुई ना कंपाउंडिंग? सर क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल जरा दे सकते हैं मुझे? ये प्रैक्टिकल ही है मेरे बेटे। यही तो समझ नहीं देखिए, आया सही साहब। यही तो कॉन्सेप्ट है सोचना। आपने मुझसे कहा सर कंपाउंडिंग नहीं समझ आई, ये कंपाउंडिंग हो रही है पीछे। आपने 100 रुपए उन्हें दे दिए, वो 100 रुपए इस तरह दिए गए हैं, ये ब्रेकअप है उसका। ये उसने 1 साल के लिए इस्तेमाल किया, उसने कहा जी ये ले 10 रुपए। ये उसने 2 साल के लिए इस्तेमाल किया है, तो 2 साल बाद ये 10 बन जाएगा। ये 3 साल उसने इस्तेमाल किया है, ये 3 साल बाद 10 बन जाएगा। और ये भी अमाउंट उसने 3 साल इस्तेमाल किया है, ये 100 बन जाएगी 3 साल। At the end of 3 years वो कितने हमें वापस करेगा? एट द एंड ऑफ 3 इयर्स उसने हमें ये 10 रुपए देने और 100 रुपए देने, क्योंकि ये भी 3 साल इस्तेमाल किए और ये भी 3 साल इस्तेमाल किए। लेकिन टोटल तो हमें भी क्या नाम है 130 होगा ना भाई हर साल आप पहले साल 10 रुपए ले नहीं गए उससे। नहीं मींस का टोटल जो हमें क्या नाम है एक्युमुलेटेड अमाउंट जो मिलेगी आखिरी में वो तो 130 यानी हम ले चुके होंगे ना टोटल। वो तो हमें मिलेगी 110 बस। एक साल बाद आप एक ले नहीं गए, उसके पर रख छोड़े थे आपने। सर अगर हम हर साल उससे 10 रुपए ले रहे हैं, उसके जो इंटरेस्ट बन रहा है, तो फिर ये कंपाउंड ना हुआ ना, फिर तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ना बेटा 8.26 पे 2 साल की कंपाउंडिंग होगी। देखो 8.26 देखो 10 कब बन रहा है, गौर करो। 8.26 मल्टीप्लाई 1.1 इनटू 1.1 देखना अब 10 बनेगा। बट सर ऐसे ये समझ नहीं आ रही कि 100 रुपीज इन सब का सम करने के बाद 100 रुपीज कैसे बन रहा है? लाइक उसकी ये 100 रुपीज क्या है? उसकी पार वैल्यू है बॉन्ड की, क्या है? ये वो वैल्यू है कि इस पर मैं खरीदूंगा बस। इस पर क्या खरीदेंगे सर? क्या खरीदेंगे? इस पर मैं बॉन्ड को खरीदूंगा, 100 रुपए देके बॉन्ड ले लूंगा। अभी तो सिर्फ वैल्यूएशन सिखाई है मेरे बच्चे, कल हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिफरेंट कर देंगे। ओके।
अभी तो सिर्फ आपको वैल्यूएशन सिखा रहा हूँ कि वैल्यूएशन क्या है। ये तो सवाल आपने कंपाउंडिंग का कर लिया, इसलिए बीच में बता दिया मैंने। सर इसका पर्पस ये है कि वो हमें बता एक और एग्जांपल दे दें जरा अच्छी तरह समझ कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है सबको एक साथ मिला के करना। आपको ये समझ में आ गया क्लियर नहीं हुआ सही तरह। देखो, आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया है कि करना कैसे है। रट्टा लग गया, ये रट्टा लग गया है। आ गया सर। जी सर रटा लग गया। प्रोसीजर समझ आ गया प्रोसीजर इसका। का रट्टा लग गया। बताओ, आज मैंने कॉन्सेप्ट की तरफ आपको लेके जाना ही नहीं है। सर ये पता गलत बस आप ये बताओ, प्रोसीजर समझ में आ गया ये कैसा रट्टा लग गया। ये सही कि प्रोसीजर आप लोगों ने पेपर में करना क्या है। पेपर में ये होगा कि आपको जो सवाल लिखवाया था वो आपके पास आ गया, क्वेश्चन जो लिखवाया था बेटे वो आ गया आपके पास। जी सर वो हमारे पास। अब आपने जी सर, आ फौरन गया। पेपर में क्या ढूंढना है? सबसे पहले आपने कैश फ्लोज बनाने, कैश फ्लो आपने बना दिए, आपने फिर उसको डिस्काउंटिंग करना शुरू कर देना है। अभी तो आपको सिर्फ लेकर चले पहली सीढ़ी पे। अच्छा सर एक और क्वेश्चन भी था, ये जो आपने एक मिनट, हाँ जी ये जो एक मिनट, 100 एक- पीस आया ना, ठीक अभी ठहर जाओ। चलो अब सारे म्यूट कर दो अपने आपको। बेटा पीछे डिस्ट्रैक्शन आ गया। अच्छा, ये आपके पास प्रोसीजर आ गया। अब सिर्फ फरहत जो है अपना माइक ओपन करेगी बेटी। जी सर। अब मेरे बच्चे, आपका जो सवाल था कि सर आपने कंबाइन क्यों नहीं करके लिखा, ठीक हो गया मेरे बेटा? जी सर। अब मैं आपसे एक बात डिस्कस करता हूँ। बिल फर्ज, ये तो N3 इयर्स है, एक बॉन्ड है वो है 50 साल में मैच्योर होगा। अब क्या करोगे? अब 50 मर्तबा डिस्काउंटिंग करेंगे हम। नहीं ये तो मुश्किल हो जाएगा। ये तो मुश्किल हो, अगर मैं 100 साल दे दूं तो 100 मर्तबा डिस्काउंटिंग करेंगे हम। नहीं। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि फरत ने बिल्कुल हमें सही कहा था कि ये हम जो रेपिटेटिव काम करें, हम 110 करके जो है 1 प्लस आर की पावर 3 से डिस्काउंटिंग कर देते हैं, तब भी वही आंसर आएगा। फरत की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने फरत से एक बात ये डिस्कस की, मैं कहा बच्चे मेरे, एक हमने काम करना, अगर हम 50 साल की बात करेंगे ना यार, तो 50 मर्तबा डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। जी सर। डिस्काउंटिंग इतनी मर्तबा करेंगे हम तो पागल हो जाएंगे पेपर में। क्या करें? जी सर टफ हो जाएगा। देखो एक शॉर्टकट मिलता है हमें, वो ये मिलता है कि पहले तो करो इसको लैदा। जी। हमने कहा जी, हमने कर दिया ये लैदा, और हमने कहा ये जो 100 है इसको भी लैदा कर, हमने इसको भी लैदा। जी सर। फिर हमने गौर किया, देखो बेटा नीचे देखो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इनमें सेम है। जी सर। फिर देखो इन कैश फ्लोज की टाइमिंग सेम है, 1 साल बाद, 1 साल बाद, 1 साल बाद। जी सर। कैश फ्लो कहां तक सेम है? यहां तक। 3 ईयर तक। ये सेम नहीं है। जी। तो हमें एक शॉर्टकट पता था कि जहां कैश फ्लो सेम हो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बेटा सेम हो, और जहां पर हमारे टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो सेम हो, वहां एन्युटी लग जाती है। जी सर। ये बात समझ में आ गई? जी सर क्लियर है यहाँ अब तक। बाकी बच्चे मुझे बताएं, पर बच्चे को जो हमने सवाल था उनका पूरा किया, अब बाकी मुझे बच्चे बताओ, आपको समझ में आई ये बात? सर मेरा एक सवाल है। जी जी बेटा बोलो। सर आपने ना लेक्चर के शुरू में एक बात की थी कि ये जो ऊपर कैश फ्लोज की अमाउंट लिख रहे हैं ना, जहाँ पे आपने 10-10 लिखी हुई है, हाँ हाँ, ये आपने कहा था जो हमारी अमाउंट होगी रेट की वो लिखेंगे इधर कूपन रेट से। कूपन रेट से। जी हाँ। लेकिन आपने लास्ट में आके टोटल अमाउंट को यानी कि उसकी कूपन रेट की जगह पे आपने वो मेंशन कर दिया 100 रुपए। एग्जैक्टली, शाबाश, गुड क्वेश्चन। वो इसलिए बेटे, पहले साल जाओगे 10 रुपए मिल जाएंगे, दूसरे साल 10 रुपए आपके मेल होकर आपको आ जाएंगे, तीसरे साल आपको 110 आएंगे। उसका रीजन 10 रुपए वो जो मेरे वहां पर इंटरेस्ट बनता था वो, और 3 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, और सर वो जो 100 रुपए मैंने आपको उधार दिए थे वो मुझे वापस दे दें। समझ आ गया? अच्छा इसलिए वो वाला भी लिख दिया इन्होंने। हाँ, वो अमाउंट है कि वो भी तो मैंने वापस लेकर आने हैं। जो यानी कि हमारा एंडिंग ईयर होगा उसमें हमने ये यानी मेंशन कर देना जितनी अमाउंट हमने शुरू में सबमिट करवाई है। एग्जैक्टली, शाबाश, ये बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जो एंडिंग ईयर होगा सर, इसका मतलब ये हुआ इंटरेस्ट प्लस पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। ओके ओके, समझ आ गया बेटा? यस सर।
चलो फिर अब हम एन्युटी का फार्मूला लगाते हैं अपने इस केस के ऊपर। ये जो सारा केस था, देखो मेरे बच्चे, एन्युटी का फार्मूला आपको याद हो, देखो अब मैं इसकी ये नोट कर लिया होगा, मैं अब इसकी टाइमलाइन बनाने जा रहा हूँ। अब मेरे बेटे अगर आप टाइमलाइन बनाओगे तो हम ये करेंगे, ये देखो मेरे बेटे, टाइमलाइन बनाएंगे तो हम ये करेंगे 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर और ये तीसरा साल। पहले साल 10, दूसरे साल 10, तीसरे साल 10 प्लस 100, तीसरे साल 10 और प्लस मैं तुबा गफार बेटे आता हूँ आपकी तरफ। अच्छा डिस्कनेक्ट हो जाए तो दोबारा बेटे उसी से आपने वापस आ जाना है, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो मेरे बेटे, अब देखो बेटा, यहां तक देखो कैश फ्लो सेम है, इस पर एन्युटी लगेगी, ऑर्डिनरी एन्युटी। उसका फार्मूला अगर आपको याद हो, इज इक्वल टू कैश फ्लोज इनटू 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आर। तो मेरे बेटे कैश फ्लोज कितने हैं? 10, 1 माइनस रेट ऑफ रिटर्न 1.1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.1। मुझे बताओ बेटा इसका आंसर क्या आता है? टोटल 24 पॉइंट समथिंग आएगा। जी मेरे बच्चों, इसका आंसर बताओ क्या आता है? जी बेटे क्या आंसर आता है? से 24.86। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आता है? सर 24.86। 24.86। 24.86, शाबाश। अब 24.86 मेरे बच्चों आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये आ गया 24.86। आपको याद है एक वैल्यू और रह गई है डिस्काउंट होने वाली, कोई बता सकता है कौन सी है? सर 100। 100 रुपए। 100 वाली सर, 100 रुपीज। 100 वाली। अब उसका तो एन्युटी लग नहीं सकती थी क्योंकि वो कैश फ्लो एक ही है बस। अब तो वो हमें कितने साल बाद मिलेगा? 3 साल बाद मिलेगा। उसमें हम डायरेक्ट ये लगा देंगे 1.1 की पावर 3। अब आंसर बताओ क्या आता है? परपेचुइटी फाइंड करें। जी, इसमें सिंपल 3 साल बाद जो मिलना है हमने बस उसकी लगा देनी है। 75.13। 75.16। अब 75.16 ऐड कर दो 24.86 में। 99.99 100 आ गया मतलब। 100 आ गया, तो ये शॉर्टकट Yes. मिल गया मुझे। यस सर। तो अब हम अपना फार्मूला बनाएंगे। हम बुक की फार्मूले को कहते हैं जाओ भाई, हमें आपका फार्मूला नहीं चाहिए, हम अपना फार्मूला बनाते हैं वैल्यू बॉन्ड वैल्यूएशन का। वो कैसे बनेगा बेटा? वी नोट इज इक्वल टू कैश फ्लोज इनटू 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आर प्लस पार वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन। ये हमारा फार्मूला होगा। देख लिया फार्मूला? यस सर। तो आपने सिर्फ ये याद रखना आज के लेक्चर के लिए कि हमें जो कूपन रेट दिया जाएगा उससे हम फौरन अपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, उसको डिस्काउंट करेंगे जितने साल के लिए दिया जाएगा, किससे? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। और एंड में जो पार वैल्यू होगी उसको भी हमने डिस्काउंट कर देना है, किससे? जितने साल बाद वो मिलेगा हमें। समझ आ गई बात ये? यस सर। बस अब आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दे रहा हूं मैं। वो एक्टिविटी ये है बेटे कि एन मैंने 3 इयर्स लिखे ना, आप वहां पे 5 इयर्स भी लिखो। यस सर। लिख लिया बेटा? 8 इयर्स भी लिखो, 12 इयर्स भी लिखो और 15 इयर्स भी लिखो।
अब आपने इनसे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी वही रहेगा, कूपन रेट भी वही रहेगा। Yes, sir. 5 years, 8 years, 12 years और 15 years।